नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर छाया सोनी, सहायक आचार्य, शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। पाठ्यक्रम हिंदी भाषा एवं अध्यापन विधा, मॉड्यूल नंबर 9 हिंदी भाषा शिक्षण एवं कौशल में जो शीर्षक है हमारा आज का, लेखन या लिखना कौशल। इस लेखन कौशल के अंतर्गत हम लोग जिन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे वह इस प्रकार से हैं। लेखन कौशल का संप्रत्यय, लेखन कौशल के तत्व, लेखन के प्रकार, लेखन कौशल का महत्व, लेखन कौशल का उद्देश्य, लेखन शिक्षण के लिए आवश्यक तत्व, लेखन कौशल विकास के तरीके, लेखन शिक्षण संबंधी समस्याएं एवं समाधान, निष्कर्ष। अभी पूर्व के व्याख्यान में हम लोगों ने पठन कौशल पर बात करी थी कि पठन कौशल किसे कहते हैं और वो क्यों जरूरी है। तो कोई भी कौशल, चाहे वो पठन कौशल हो या लेखन कौशल हो, अपने आप में बिल्कुल अलग नहीं है। सारे जो भाषा के कौशल हैं वो आपकी सुनना बोलना एक दूसरे से संबंधित है। उसी प्रकार से पढ़ना लिखना आपस में संबंधित है। जहाँ पर एक विद्यार्थी पढ़ने का कार्य कर रहा है, वहीं पर अन्य विद्यार्थी सुनने का कार्य कर रहे हैं। उसी प्रकार से एक विद्यार्थी ने कुछ लिखा है, दूसरा विद्यार्थी उसको पढ़ रहा है, पढ़ करके समझ रहा है और तत्पश्चात अपनी प्रतिक्रिया लिख करके या बोल करके बता रहा है। तो इसका संप्रत्यय को हम लोग इस प्रकार से समझते हैं। लेखन कौशल भाषा की महत्वपूर्ण संप्रेषणीय क्षमता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं, जानकारियों एवं अनुभवों को स्थायी रूप से व्यक्त करता है। यह भाषा का एक दृश्य रूप है जो मौखिक अभिव्यक्ति से भिन्न होते हुए भी उससे जुड़ा हुआ है। लेखन कौशल का विकास केवल अक्षर बनाने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह विचारों को संगठित, स्पष्ट और प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करने की योग्यता है। यह शारीरिक, मानसिक तथा भाषिक प्रक्रियाओं का संयोजन है। स्पष्ट है कि व्यक्ति अपने विचारों को, भावनाओं को, जानकारियों को या अनुभवों को स्थायी रूप से व्यक्त करता है। और स्थायी मत का तात्पर्य ये है कि अगर उसने मौखिक रूप से व्यक्त किया तो वो कितने समय तक के जो हमारे दूसरे जो श्रोतागण थे उन्होंने इसको कितना समझा है, इसके बारे में अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। लेकिन अगर लिखित रूप में कोई सामग्री हम प्रस्तुत करते हैं तो वो हमारे जो भाव है या विचार है वो अधिक समय तक के स्थायी रहते हैं। प्रभावी लेखन के तत्व क्या हैं? जो लेखन कौशल है उस पर जो अभी बात करी है कि लिख करके इस प्रकार से अपने भाव या विचारों को व्यक्त करना, जिससे जो पठन करता है जब लिखित सामग्री को पढ़ता है तो उसी तरह से उस लिखित सामग्री को समझे जिस भाव या विचार के साथ से उस सामग्री को लिखा गया, उस विषय वस्तु को लिखा गया है या उस संदेश को लिखा जा रहा है। तो प्रभावी लेखन के जो तत्व हैं वो भाषा पर अधिकार, शब्दावली, वाक्य विन्यास, शैली, मुहावरे एवं लोकोक्तियां का सही प्रयोग, अलंकारिता, व्याकरणिक शुद्धता, अर्थ और भाषा में अन्विति। प्रभावी लेखन के जो सर्वप्रमुख तत्व है वो है भाषा पर अधिकार। अगर भाषा पर अधिकार पूर्ण है तो हमारा जो लेखन है वो बहुत ही प्रभावी होगा। उसी प्रकार से अगर शब्दावली हमारी व्यापक है, शब्द भंडार अधिक है, तो हम विभिन्न शब्दों का परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में शब्दों का प्रयोग करके लेखन कार्य कर सकते हैं। वाक्य विन्यास, वाक्य रचना किस प्रकार से करनी है, कर्ता क्रिया कहाँ पर प्रयोग किए जाएंगे या संदर्भ के अनुसार, प्रसंग के अनुसार किस प्रकार से वाक्यों को गठित करना है, ये भी लेखन का आवश्यक तत्व हो जाता है। शैली, वर्णात्मक शैली में लिखा जा रहा है या विवरणात्मक शैली में लिखा जा रहा है, हम किसी चीज का विवरण देना चाह रहे हैं या कोई देखी हुई घटना है उसको हम वर्णित करना चाह रहे हैं, ये अगर हमें विभिन्न प्रकार की शैलियों का ज्ञान है और हम विद्यार्थियों को भी इन शैलियों का ज्ञान कराते हैं तो उनके द्वारा जो लेखन होगा वो सही होगा। तो ये एक प्रमुख तत्व के रूप में, लेखन के एक प्रमुख तत्व के रूप में सामने आता है।
मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सही प्रयोग। लेखन करते समय कहाँ पर, किस स्थान पर या पूर्ण विराम के बाद, अर्ध विराम के बाद हमारा जो मुहावरा है वो कहाँ पर सटीक बैठता है, इसका अगर ज्ञान है, और किन चीजों को हम मुहावरों के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं, किन चीजों को लोकोक्तियों का प्रयोग करके बताया जा सकता है, उनका प्रयोग करना अधिक उचित होगा। अगर ये ज्ञान है तो हमारा लेखन जो है वो बहुत ही अच्छा होगा, प्रभावी होगा। अलंकारिता, अपने बात को अलंकारिक रूप से प्रस्तुत करना, सीधे ना कह करके एक उसमें सुंदरता लाना, सुंदर तरीके से प्रस्तुत करना, शब्दों की सुंदरता को प्रस्तुत करते हुए उसमें उसको इस प्रकार से गठित किया जाए कि पढ़ने वाला भी अपने को अंदर से अलंकृत महसूस कर सके। तो अगर अलंकारिता का ज्ञान है, कहाँ पर अलंकार का प्रयोग होना है, कहाँ पर रस, छंद, इन सब का प्रयोग होना है, कहाँ पर हमें किसी की उपमा देनी है तो कौन सा हम अलंकार प्रयोग करेंगे, अगर ये जानकारी है तो हमारा लेखन जो है वो बहुत ही प्रभावी होगा। इस कारण से अलंकारिता भी एक प्रभावी लेखन का प्रमुख तत्व के रूप में प्रस्तुत होता है। व्याकरणिक शुद्धता, व्याकरण की दृष्टि से जो लिखा जा रहा है, जो लेख लिखा जा रहा है, जिससे किसी मौखिक चीज को जो लेखबद्ध किया जा रहा है तो वो व्याकरणिक दृष्टि से कितना शुद्ध है। अगर व्याकरण का पूर्ण ज्ञान है, क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण है और आपके विभिन्न प्रकार के अलंकार हैं, संधि हैं, प्रत्यय है, उपसर्ग है, इन सब का अगर पूर्ण ज्ञान है और इनका प्रयोग करते हुए जब लेखन कार्य किया जा रहा है तो वो बहुत ही शुद्ध होगा। इस कारण से व्याकरणिक शुद्धता भी अति आवश्यक तत्व के रूप में प्रस्तुत होती है। अर्थ और भाषा में अन्विति, अर्थ और भाषा में जो पकड़ है वो भी प्रभावी लेखन के आवश्यक तत्व हैं। लेखन के प्रकार, लेखन 4 प्रकार के हैं: व्याख्यात्मक लेखन, कथात्मक लेखन, प्रेरक लेखन, वर्णनात्मक लेखन। व्याख्यात्मक लेखन जो कि तथ्य आधारित होता है। व्याख्यात्मक लेखन का मुख्य उद्देश्य किसी बात को स्पष्ट करना है। लेखन की सबसे आम शैलियों में से एक के रूप में इसका उपयोग अक्सर अकादमिक सेटिंग में किया जाता है। व्याख्यात्मक लेखन में लेखक की राय शामिल होने की संभावना नहीं है, इसके बजाय ये तथ्यों से भरा होता है जो या तो किसी विशिष्ट विषय के बारे में जानकारी साझा करते हैं या कुछ करने का तरीका बताते हैं। व्याख्यात्मक लेखन निम्न के लिए किया जाता है: शैक्षणिक लेखन के संदर्भ में, तकनीकी और वैज्ञानिक पत्र के संदर्भ में, समाचार एवं संपादकीय के संदर्भ में। तात्पर्य है कि व्याख्यात्मक लेखन व्याख्या से संबंधित है, यह कि किसी भी जो भी सामने आया है उसकी हमें व्याख्या करनी है। तो शैक्षणिक लेखन में जब हम शिक्षा से संबंधित कोई जानकारी देते हैं तो वहां पर हम उसकी व्याख्या करते हैं। तकनीकी और वैज्ञानिक पत्र में देने में भी, समाचार और संपादकीय में जो भी लिखा जाता है किसी घटना को, तो उसकी व्याख्या वहां पर की जाती है। कथात्मक लेखन जो कि कहानी से संबंधित होता है। कथा लेखन जैसा लगता है वैसा ही यह कथन और कहानी कहने पर आधारित है। इस तरह के गैर काल्पनिक लेखन में लेखक को पात्र और कभी कभार संवाद बनाने की आवश्यकता होती है। यह एक कहानी का अनुसरण करता है जो पात्रों का परिचय देता है और पाठक को पात्रों की यात्रा के साथ ले जाता है। कथात्मक मतलब कथा के रूप में प्रस्तुत करना, बहुत ही विवरण के साथ। तो इसमें जो सामान्यतः चीजें आती हैं वो कहानी आती है कि जैसा देखा गया है उसी तरह से उसको बताया जा रहा है। तो ये गैर काल्पनिक भी हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है। कभी कभी संवाद बनाने की भी आवश्यकता हो जाती है, पात्रों का परिचय भी दिया जाता है और पूरी उसकी जो कहानी है, पूरी यात्रा जो है उसको भी पाठक के सामने प्रस्तुत किया जाता है। कथात्मक लेखन का प्रयोग लघु कथाएं, उपन्यास, कविता, जीवनी या आत्मकथात्मक अंश अथवा मौखिक इतिहास लिखने के लिए किया जाता है। जब किसी के द्वारा लघु कथाएं, छोटी छोटी लघु कथाओं का एक
पुस्तिका जब सामने प्रस्तुत होती है तो उसमें छोटी छोटी कथाएं होती हैं, वो आपकी लोक कथाएं भी हो सकती हैं, है ना। और वो कथा जो एक है वो अपने आप में पूर्ण होती है, वो उसमें जो पात्र होते हैं उनका जो संवाद होता है वो अपने आप में पूर्ण होता है। जो भी वो संदेश देना चाहते हैं उन छोटी कथाओं से वो संदेश पूरी तरह से लोगों के सामने परिलक्षित हो जाता है। तो उसके लिए भी हमारी कथात्मक लेखन होता है। उपन्यास लिखने के लिए भी कथात्मक, क्योंकि वो बहुत ही प्रारंभ से लेकर के अंत तक के कोई पात्र जो है वो उसकी चर्चा चलती है, और उसके क्या मुख्य बिंदु हैं, कौन सी किसी विशिष्ट परिस्थिति में वो पात्र क्या कर रहा है उसके बारे में बताया जाता है, संवाद स्थापित होते हैं। तो उपन्यास में या कविता में, जीवनी में, इन सब में हमारे जो है वो कथात्मक लेखन किया जाता है। प्रेरक लेखन पाठक को समझाने के इरादे से प्रेरक लेखन में तर्क शामिल होता है। लेखक अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है और इस बात का समर्थन करता है कि आपको किसी मामले पर उनके विचार से क्यों सहमत होना चाहिए। प्रेरक लेखन का उपयोग विज्ञापन के लिए, सिफारिशी पत्र के लिए, संपादकीय और राय लेख के लिए, कवर पत्र के लिए, व्यक्तिगत वक्तव्य के लिए, समीक्षा के लिए होता है। प्रेरक लेखन जब किसी को प्रेरित करने के लिए किसी लेखक के द्वारा जो कुछ बिंदुओं को लेखबद्ध किया जाता है, और आज के समय में अगर हम इसकी बात देखें तो तकनीकी का युग है और हमारा सामाजिक संप्रेषण बहुत अत्यधिक हो गया है, और उसके माध्यम से हम अपने विचारों को दिन प्रतिदिन अपने विभिन्न तकनीकी संसाधनों की माध्यम से लोगों तक प्रसारित करते हैं। तो उसमें से कुछ ऐसे लेख भी होते हैं जिसके माध्यम से हम स्वयं से भी प्रेरित होते हैं और उन लेखों को आगे हम लोग अग्रसारित करते हैं, जिससे कि दूसरे भी प्रेरित होते। तो प्रेरक लेखन कि जहाँ पर उन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है जो किसी के लिए प्रेरणादायक होते हैं। वो विज्ञापन भी हो सकता है, पत्र भी हो सकता है, किसी चीज का कवर पत्र भी हो सकता है, या अपने व्यक्तिगत हमारा कुछ वक्तव्य है, हमारे अपने व्यक्तिगत विचार भी हो सकते हैं, और किसी चीज की समीक्षा करना, किन्हीं बिंदुओं की, कहानी की, पुस्तकों की समीक्षा करना भी हो सकता है। वर्णनात्मक लेखन जो कि विवरण से संबंधित है। वर्णनात्मक लेखन किसी वस्तु का विस्तार से वर्णन करने पर केंद्रित होता है। सरल और सटीक वाक्यों से परे वर्णनात्मक लेखन पाठक के लिए एक तस्वीर पेश करता है। वर्णनात्मक लेखन का उपयोग यात्रा वृतांत, कविता में, समाचार पत्र में वर्णन करना किसी भी आंखों से देखी हुई किसी भी चीज का, किसी यात्रा का, किसी वस्तु का, किसी घटना का उसी तरह से उसको प्रस्तुत करना जिस तरह से वो हमारे सामने प्रस्तुत हुई थी। तो यहाँ पर जब उसको हम लेखबद्ध करते हैं तो वो हमारा वर्णनात्मक लेखन कहलाता है। तो यात्रा वृतांत, कहीं की यात्रा करके आए हैं और किसी को हम मौखिक रूप से बताते हैं, किसी या कक्षा में उन बातों को जब हम साझा करते हैं तो वहाँ पर विद्यार्थी मौखिक रूप से उसको सुनते हैं। अगर उसी चीज को लेखबद्ध कर दिया जाए तो उसमें जब उस यात्रा के हर बिंदु को लेखबद्ध किया जाएगा तो वो यात्रा वृतांत कहलाएगा, और वहां पर वो हर एक क्रिया सम्मिलित होगी, हर वो चीज, हर वो बिंदु वहां पर सम्मिलित होगा जो कि उस यात्रा के दौरान हुआ था। तो वहां पर उनका पूर्ण रूप से वर्णन किया जाता है। तो विद्यार्थी जो है हमारे इसको मौखिक रूप से भी सुनते हैं, और अगर यात्रा वृतांत लिखित रूप से है तो वो पढ़ भी सकते हैं। लेखन कौशल का महत्व, विचारों की स्पष्ट और स्थायी अभिव्यक्ति का माध्यम। लेखन के द्वारा व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को स्पष्ट रूप से लंबे समय तक के लिए अभिव्यक्त कर सकता है। ज्ञान के संचयन और प्रसार का साधन, लेखन से ज्ञान को संग्रहित और पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित किया जा सकता है। यह संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण में सहायक है। चिंतन और विश्लेषण क्षमता का विकास, लेखन के द्वारा व्यक्ति सोचता है, योजना बनाता है, जिससे उसकी तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक क्षमता विकसित होती है। संचार कौशल का अभिन्न हिस्सा, प्रभावी संवाद हेतु लेखन अनिवार्य है, चाहे वो पत्राचार हो, ईमेल हो, रिपोर्ट, आख्या किसी चीज की लिखी जा रही हो या फिर लेखबद्ध किया जा रहा हो। शैक्षणिक सफलता का आधार,
परीक्षा प्रणाली में उत्तर लेखन, परियोजना आख्या, निबंध, अनुच्छेद आदि के माध्यम से विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है। व्यवसायिक दक्षता में सहायक, जो भी व्यवसाय कर रहे हैं उसमें अगर हमें दक्ष होना है तो भी हमारे लिए लेखन कौशल आवश्यक हो जाता है। कार्यालय पत्राचार, विभिन्न प्रकार के जो कार्यालय होते हैं वहाँ पर पत्राचार के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क स्थापित किया जाता है। विभिन्न कार्यालयों में पत्राचार द्वारा कुछ संदेश संप्रेषित किए जाते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा लेखन कौशल जो है वो महत्वपूर्ण होता है। रिपोर्ट लेखन के लिए, किसी चीज की रिपोर्ट लिखना, प्रस्तुति आदि के लिए भी लेखन कौशल महत्वपूर्ण होता है। सृजनात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम है। जो लेखन है वो सृजनात्मक कुछ नया सोचना और उसको लेखबद्ध करना, नवीन विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करना, जो नवीन विचार आए हैं उनके लिए नवीन शब्द कैसे हो सकते हैं, उस विचार से संबंधित नवीन शब्दों का प्रयोग करना। एक ही शब्द के अनेक शब्द होते हैं और उस संदर्भ के अनुसार, प्रसंग के अनुसार कौन सा शब्द उपयुक्त होगा, ये जानकारी भी हमें लेखन कौशल से मिलती है, तो जिसके माध्यम से हम सृजनात्मक लेखन कर सकते हैं और सृजनात्मक रूप से अपने भावों की अभिव्यक्ति भी कर सकते हैं। तो कहानी है, कविता, नाटक, लेख आदि के माध्यम से रचनात्मकता का विकास होता है। आत्म अभिव्यक्ति और आत्म मूल्यांकन में सहायक है। लेखन कौशल जो है वो डायरी लेखन, आत्मकथा, विचार लेखन आदि से व्यक्ति स्वयं को अभिव्यक्त करता है और अपना स्वयं निरीक्षण भी करता है। अगर अपने को हमें अभिव्यक्त करना है, अपने बारे में बताना है, तो उसके लिए भी लेखन कौशल आवश्यक है, क्योंकि बात यही है कि भाव को समझना और भावों की अभिव्यक्ति करना, उस भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए, ग्रहण करने के लिए शब्दावली का पूर्ण ज्ञान, अक्षर विन्यास का पूर्ण ज्ञान, शब्द विन्यास का पूर्ण ज्ञान आवश्यक है और ये सारे आधार हैं हमारे लेखन कौशल के। तो अब इन डायरी के माध्यम से, आत्मकथा के माध्यम से हम अपने विचारों को, जो हमारे अंदर स्वयं के अंदर चल रहा है, उसको हम अभिव्यक्त करते हैं और अपना निरीक्षण भी करते हैं। तो इसके लिए भी, चाहे वो शिक्षक के संदर्भ में हो या विद्यार्थी के संदर्भ में हो, वहां पर हमारे लिए लेखन कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मन की शांति और भावनात्मक संतुलन का माध्यम, विचारों और भावनाओं को लिखने से मानसिक संतुलन प्राप्त होता है और तनाव कम होता है। जब हमारे अंदर जो विचार चलते हैं, विभिन्न प्रकार की जो भाव उत्पन्न होते हैं और उसमें कभी ना कभी ऐसी स्थिति आती है कि हम जो डगमग की स्थिति में होते हैं, असंतुलन की स्थिति में होते हैं, तो वहां पर जब हम उसको लेखबद्ध करते हैं, और कहा भी जाता है कि जो विचार आए उनको तुरंत अभिव्यक्त कर देना चाहिए। अगर आपके पास कोई व्यक्ति है, उससे वो साझा कर लीजिए, या अपनी आप किसी उत्तर पुस्तिका को, डायरी को आप अपना बहुत ही घनिष्ठ मित्र बना लीजिए और वहां पर उन विचारों को आप लेखबद्ध करिए। तो आपके मन की जो एक असमंजस की स्थिति थी वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाती है, तो हम भावनात्मक रूप से भी संतुलन में आ जाते हैं। उसके लिए भी हमारा लेखन कौशल, क्योंकि जब कौशल होगा, उसमें हम प्रवीण होंगे, तभी हम अभिव्यक्ति कर पाएंगे। डिजिटल युग में वैश्विक संप्रेषण का माध्यम, सामाजिक संप्रेषण के रूप में अपने भाव एवं विचारों को समाज एवं पूरे विश्व तक पहुंचाने में भी लेखन कला ही पूर्ण उपयोगी होती है। आज का युग जो है वो डिजिटलाइजेशन है, डिजिटल का युग है, तकनीकी का युग है और वैश्विक संप्रेषण हमें स्थापित करना है। हमें अपने समाज से, अपने देश से के साथ साथ हमें पूरे विश्व से संप्रेषण स्थापित करना है। तो उसके साथ संप्रेषण तभी उचित प्रकार से हो पाएगा जबकि हम लिखने में समर्थ होंगे। लिखकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने में अपने को हम सहज अनुभव करेंगे। लेखन शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? जब हम अपने विद्यार्थियों को लेखन कौशल में प्रवीण करना चाहते हैं तो कुछ उद्देश्य इसके लिए हैं, जिन उद्देश्यों को लेकर हम चलते हैं। छात्र सोचने एवं निरीक्षण करने के उपरांत भावों को क्रमबद्ध रूप से व्यक्त कर सकेगा। जब वो किसी भी चीज को सोच लेगा और सामग्री का, पठित सामग्री का निरीक्षण करेगा, तो उसके उपरांत वो अपने भावों को क्रमबद्ध रूप से व्यक्त कर सकेगा। छात्र सुपाठ्य लेख लिख सकेगा।
शब्दों की शुद्ध वर्तनी भी लिख सकेगा। छात्र ध्वनि, ध्वनि समूहों, शब्द, सुक्ति, मुहावरों का भी ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। विराम चिन्हों का यथोचित प्रयोग कर सकेंगे। जो छात्र हैं वो एक तो निरीक्षण करने के बाद भावों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत कर सकेंगे, सुपाठ्य लेख लिख सकेंगे, एक सुंदर लेख पढ़ने, एक सुंदर इस प्रकार का लेख जो कि पढ़ने के लिए बिल्कुल उपयोगी होगा, उचित होगा। और शब्दों का जो प्रयोग होगा वो बिल्कुल शुद्ध होगा, शुद्ध वर्तनी के साथ वो लेख लिखा जाएगा। ध्वनि, विभिन्न प्रकार की जो ध्वनियां हैं, स्वर, व्यंजन, ध्वनि के जो समूह हैं, शब्द हैं, सुक्तियों का प्रयोग, मुहावरों का प्रयोग, ज्ञान लोकोक्तियों का प्रयोग कहाँ पे करना है, किस प्रकार करना है, तो इसमें भी हमें प्रवीण बनाना है। विराम चिन्हों का यथोचित प्रयोग वो कर सकेंगे लेखन कौशल के माध्यम से। अनुलेख, श्रुतलेख, किसी चीज को अतिलेख, इन सब को भी लिखने में वो प्रवीण हो सकेंगे। व्याकरण सम्मत, व्याकरण उपयुक्त भाषा का वो प्रयोग कर सकेंगे अपने लेखन में। एक ऐसी भाषा जिसको कि हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में जिसका प्रयोग करते हैं, लेकिन व्याकरण सम्मत, जो व्याकरण की दृष्टि से उचित भाषा है। जब हम लेखन का कार्य करते हैं, चाहे वो वर्णात्मक हो, प्रेरक हो, कथात्मक हो, तो उसमें हम व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करते हैं, तो इसमें भी वो सक्षम, हमारे विद्यार्थी जो है वो सक्षम हो सकेंगे। विद्यार्थी वाक्यों में शब्दों, वाक्यांशों, उपवाक्यों का क्रम अर्थानुसार रख सकेंगे। जो विभिन्न प्रकार के वाक्य हैं वहां पर शब्द, शब्द का अंश क्या है या उस वाक्य का उपवाक्य क्या है, कहाँ से एक वाक्य अगर है और दूसरा वाक्य उससे संबंधित है, दूसरा वाक्य वहां पर नहीं लिखा गया है, तो वो वाक्य जो है वो प्रथम वाक्य अपने में अपूर्ण होगा और अपने पूर्ण अर्थ की वो प्रतीति नहीं करा पाएगा। तो सही प्रकार से अर्थ को समझने के लिए वाक्य और वाक्य अंश या उपवाक्यों को कैसे हमें प्रस्तुत करना है, ये भी विद्यार्थी हमारे सीख सकेंगे। विभिन्न रचना वाले वाक्यों का शुद्ध गठन कर सकेंगे, विभिन्न प्रकार की रचना कर सकेंगे, चाहे वो किसी भी रस से संबंधित हो, किसी अलंकार से संबंधित हो, तो वो संदर्भ अनुसार, प्रसंग अनुसार विभिन्न प्रकार के वाक्यों का गठन कर सकेंगे, जो कि व्याकरण सम्मत होगा। लेखन शिक्षण के लिए आवश्यक तत्व, विद्यार्थी को लिखना तभी सिखाए जब वह लिखने में रुचि हो। किसी भी, ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि व्यक्ति को या हम विद्यार्थी की बात करते हैं, वो जब सहज अनुभव करे या किसी चीज को सीखने के लिए वो तैयार हो, तभी वो उस चीज को अच्छे प्रकार से सीख सकता है। तो लेखन के संदर्भ में भी यही कि लिखना तभी सिखाया जाए जब वो लेखन के लिए तैयार हो। उसके लिए पृष्ठभूमि को पहले निर्मित करना है, उसको बनाना है कि किस प्रकार से उसको लेखन कौशल में प्रवीण होना, उसकी क्या उपयोगिता है उसके अपने जीवन में, उसके अपने समाज में। जब वो उपयोगिता को समझ लेगा तो वो उसको करने के लिए स्वयं से प्रेरित होगा। अक्षरों को सरल से कठिन के क्रम में लिखना सिखाया जाए, जैसे प, व, रा, भा आदि अक्षर ये पहले सिखाया जाए, फिर छत्र, ग्र ये बाद में उसको सिखाया जाए। कठिन अक्षर बाद में। वाक्य भी सरल से कठिन की ओर सूत्र के आधार पर लिखने सिखाए जाने चाहिए। अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थी के लिखने की गति पर प्रारंभ में ध्यान न देकर अक्षरों, शब्दों और वाक्यों की शुद्धता पर ध्यान दे। प्रारंभ में अक्षरों का आकार बड़ा होना चाहिए, धीरे धीरे अक्षरों के आकार छोटे किए जाए। विद्यार्थी के मन में लिखने के प्रति उदासीनता नहीं होनी चाहिए। लिखना सिखाते समय विद्यार्थी की व्यक्तिगत विभिन्नता पर भी ध्यान देना चाहिए। सभी विद्यार्थी एक सा नहीं लिख सकते। लेखन कार्य पढ़े हुए अंश से सिखाना चाहिए। विद्यार्थी पढ़ी हुई बात को आसानी से लिख लेते हैं। ये जो लेखन के आवश्यक तत्व हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे जो शिक्षण सूत्र हैं उससे भी संबंधित हैं कि सरल से कठिन की ओर बढ़ना है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना है। सरल अक्षरों को पहले हमें सिखाना है, उसी तरह से छोटे छोटे वाक्यों को लिखना सिखाना है, क्योंकि उद्देश्य क्या है कि अपनी बात को वो व्यक्त कर सके या पठित सामग्री को पढ़ करके उसको लिखित रूप में अभिव्यक्त कर सके। तो उसके लिए पहले पढ़ना जरूरी है, तत्पश्चात लेखन कार्य करना जरूरी है। लेखक का लेखक तंत्र
से तात्पर्य है जिस प्रकार से पठन करने के लिए हमारे जो दृष्टि इंद्र है वो ज़्यादा सटीक होना चाहिए। अगर उसमें किसी प्रकार का दोष या विकार है तो वो बिना सही सही प्रकार से नहीं पढ़ा जा सकता है। उसी प्रकार से किसी भी विषय वस्तु को, किसी अनुच्छेद को, किसी विचार को लेखबद्ध करना है तो वहाँ पर हमारे जो हस्त हैं, हाथ हैं और आँख है, इनका जो समन्वय है वो उचित प्रकार से होना चाहिए। साथ ही जो लेखन सामग्री है वो भी उपयुक्त होनी चाहिए। लेखक को लिपि का ज्ञान भी हो, उसके शुद्ध प्रयोग का ज्ञान होना चाहिए और साथ ही साथ ज्ञान अगर है और उसका अभ्यास नहीं किया जा रहा है तो वो किसी भी संदर्भ के अनुसार लेखन कार्य वो उचित प्रकार से नहीं कर पाएगा। तो संदर्भ अनुसार उचित प्रकार से लेख करने के लिए लिपि का ज्ञान, उसके शुद्ध प्रयोग का ज्ञान और साथ ही साथ अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। लेखक का स्वयं का व्यापक शब्दकोश, शब्दों का शुद्ध उच्चारण का ज्ञान और शुद्ध वर्तनी। शब्दकोश अगर सीमित है तो वो एक ही प्रकार से अपने एक ही शब्दों का, कुछ ही शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करेगा। और अगर व्यापक उसका शब्द भंडार है, शब्दों की उसके पास व्यापकता है, संदर्भ अनुसार वो विभिन्न शब्दों का उचित प्रयोग करेगा और विभिन्न तरीके से, अनोखे तरीके से वो अपनी बात को दूसरों के समक्ष लिखित रूप में व्यक्त कर पाएगा। लेखक का स्वयं के भाव एवं विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति, अपने ही भाव और विचारों को समझना और उनकी स्पष्ट अभिव्यक्ति कर पाना। लेखक में लेख करने की तत्परता, एक जुझारू प्रवृत्ति होनी चाहिए, एक जिज्ञासा होनी चाहिए, कुछ नया पढ़ करके उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया देने की एक जिज्ञासा होनी चाहिए और लेखक में रुचि भी होना और साथ ही साथ उसके प्रति पूरी तरह से ध्यान की भी आवश्यकता होती है। लेखक को प्रसंग अनुकूल का पूर्ण ज्ञान एवं उसके प्रयोग का अभ्यास भी कराना चाहिए। किस प्रसंग में हम अपनी बात कहना चाह रहे हैं और उस प्रसंग के अनुसार कितने शब्दों में हमें कहना है, बहुत ही वर्णित करना है या सटीक रूप से कहना है, इसका भी ज्ञान हो और उसके प्रयोग का अभ्यास भी होना चाहिए। लेखक को विभिन्न विराम चिन्हों के संदर्भ अनुसार प्रयोग का ज्ञान एवं अभ्यास। इसके पूर्व के व्याख्यान में हम लोगों ने बात कही थी कि विराम चिन्ह अगर ज्ञान नहीं है तो वो हमारे अर्थ को अनर्थ की ओर ले जाते हैं, है ना। कि रोको मत जाने दो, ये एक साथ रोको मत जाने दो, है ना। तो इसका अर्थ अलग निकल रहा है, लेकिन रोको मत, यहाँ पर मत रोकना नहीं है और जाने देना है, तो दोनों का अर्थ अलग अलग निकाल रहा है। तो इस वजह से जो विभिन्न प्रकार के विराम चिन्ह है, हमारे पूर्ण विराम है, अर्ध विराम है, कोष्ठक है, इन सब का कहाँ पर कैसे प्रयोग करना है, अगर वो लेख में इन सब का प्रयोग कर रहा है, उचित स्थान पे कर रहा है, तो उसका जो लेखन वाला कार्य हो रहा है, जो लिखित सामग्री सामने प्रस्तुत आ रही है, वो बहुत ही अति प्रभावशाली होगी। लेखन कौशल के विकास के लिए आवश्यक जो स्रोत हैं या क्या गतिविधियां करा सकते हैं, जिसमें कि सुलेख, श्रुतलेख, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, निबंध लेखन, कहानी लेखन, रिपोर्ट लेखन, रचनात्मक लेखन, प्रतिक्रिया और संशोधन की बात आ रही है। ये शिक्षक जो है वो कक्षा में विभिन्न स्तर की जो कक्षाएं हैं या विभिन्न स्तर की जो शिक्षा है, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या हम उच्च स्तर की बात करें, तो ये सारी गतिविधियां हमारे विभिन्न स्तरों पर कराई जा सकती हैं। सुलेख बड़े कक्षाओं में भी कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं, निकल कर आते हैं, 2-1 विद्यार्थी जो उनका कि जब वो लिख कर के किसी सामग्री को दत्तकार वगैरह देते हैं तो वहाँ पर उनकी वो प्रस्तुति उचित नहीं होती या वो शब्दों को बहुत ही जो एक सामान्य आकार होना चाहिए उससे वो बहुत बड़ा लिखते हैं या बहुत छोटा लिखते हैं। तो वहाँ पर उनको हम लोग प्रेरित कर सकते हैं कि आपको सुंदर लेख लिखने के लिए कैसे अभ्यास करना है। हमारे जो शिक्षण कार्य में जब विद्यार्थी हमारे उसके अभ्यास के लिए विद्यालयों में जाते हैं तो वहाँ पर हमारी एक कौशल भी होता है, श्यामपट्ट कौशल, जहाँ पर तो उसके लिए भी हमारा सुलेख काम करता है। श्रुतलेख छोटी कक्षाओं में विद्यार्थी जो है वो सुन करके किस प्रकार से लिखने का कार्य करते हैं, शब्दों को सुन रहे हैं, उन शब्दों में कौन से अक्षर आ रहे हैं, किस प्रकार की मात्रा, कहाँ पर स्वर और व्यंजन का प्रयोग हो रहा है, इसकी अगर पूर्व जानकारी शिक्षक जो है विद्यार्थियों को दे रहा है तो जो विद्यार्थियों के द्वारा लेखन कार्य होगा वो सही होगा। तो श्रुतलेख समय समय पर शिक्षकों को श्रुतलेख का भी अभ्यास कराते रहना चाहिए। अनुच्छेद लेखन
छोटे छोटे कुछ बिंदु दे देने चाहिए जिस पर कि विद्यार्थी अपनी इच्छा अनुसार लिखने का कार्य कर सकें, या विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित करके कुछ उनसे ही बिंदुओं को, शीर्षकों को निकलवा करके उसी शीर्षक पर उनको अनुच्छेद लिखने के लिए कह देना चाहिए। पत्र लेखन सामान्य रूप से छोटी छोटी कक्षाओं में जो है वो प्रार्थना पत्र लेखन या अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र की बात होती, उसके माध्यम से भी लेखन कौशल विकसित किया जाता है कि कहाँ पर हम संबोधन कैसे करेंगे, छोटों के प्रति हमारा संबोधन कैसे होगा, और अपने बड़े जो हैं उन वो जो हमारे लिए सम्मानीय हैं उनके लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करेंगे। निबंध लेखन का भी प्रयास, अभ्यास और कराते रहना चाहिए। आज के समय के अनुसार हमारे जो निबंध के शीर्षक हैं वो अलग हो जाने चाहिए, तकनीकी से संबंधित हो जाने चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है वो इनसे बहुत अधिक रूबरू हो रहा है और दिन प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा उसका वो प्रयोग कर रहा है, तो उस पर उसकी अभिव्यक्ति किस प्रकार की हो रही है, इससे संबंधित भी हम लोग लेख या निबंध, कहानी वगैरह भी लिखवा सकते हैं। जो उसने देखा है, कुछ कार्य किया है, कोई गतिविधि करी है, उस पर आख्या लेखन का भी कार्य करवा सकते हैं। रचनात्मक लेखन, उनके अंदर जो अमूर्त चिंतन है उसको, उसकी अभिव्यक्ति वो कैसे कर पाएँ, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत ही जिज्ञासा होती है किसी चीज़ को समझने की, उस जिज्ञासा की पूर्ति वो कैसा करना चाहते हैं, इसके माध्यम से हम लोग लेखन का कार्य भी करवा सकते हैं। फिर अंत में प्रतिक्रिया और संशोधन, वो अपनी प्रतिक्रियाएं मौखिक रूप से अगर दे रहे हैं तो प्रेरित कर सकते हैं कि वो उसको लिखित रूप से बताएं, और जब लिखित रूप से बता रहे हैं तो मौखिक और लिखित दो प्रकार से उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाओं को अभिव्यक्त किया है। दोनों प्रकारों से अभिव्यक्त करने में कहाँ पर अंतर था और कहाँ पर समानता थी, उस चीज को पहचान करके उसमें संशोधन का कार्य भी किया जा सकता है। लेखन कौशल से संबंधित समस्याएं, कुछ समस्याएं हैं जिनका सामना विद्यार्थी को भी करना पड़ता है और शिक्षक को भी इस कौशल को विकसित करते हुए अपने विद्यार्थियों के समक्ष देखना पड़ता है। शब्दों की गलत वर्तनी, लेखन करते समय कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ पर विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है कि कहाँ पर कौन सी मात्राएं लगानी हैं। उदाहरण के लिए हम बात कर सकते हैं आशीर्वाद, इसमें लिखते समय बहुत ही, अगर छोटे बच्चे हैं उनके द्वारा भी बहुत सारी गलतियां होती हैं, तो कहाँ पर शब्दों की गलत वर्तनी या उनका शब्दों की शुद्ध वर्तनी का उनको ज्ञान नहीं है, इसका अभाव है। वाक्य संरचना में अशुद्धियां, वाक्य की किस प्रकार से संरचना करनी है, वाक्य विन्यास का उनको ज्ञान नहीं है। अभिव्यक्ति में अस्पष्टता, जो अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं उसके अनुसार वो शब्दों का चयन नहीं कर पा रहे हैं, विचारों को वो बता नहीं पा रहे हैं कि क्या हम बताना चाह रहे हैं। सामग्री का अभाव, उनके पास उचित सामग्री नहीं है जिस संदर्भ में अपनी बात को कहना चाह रहे हैं। सृजनात्मकता की कमी, उस प्रकार का पर्यावरण, वातावरण नहीं है कि कुछ वो सृजित कर सके और सृजन इस प्रकार का हो जिसको कि वो लेखबद्ध कर सकें। हस्तलेखन में अस्पष्टता, किसी प्रकार की उनके जो लेखन वाले अंग हैं उसमें किसी प्रकार की कमी है। वो जो पकड़ होती है हमारे कलम की उंगलियों के द्वारा जो पकड़ करना है वो उसका सही प्रकार से ज्ञान नहीं है, या जो विकार है उस कारण से वो कलम को ठीक प्रकार से नहीं पकड़ पा रहे हैं। और लेखन में रुचि की कमी, लिखना ही नहीं चाहते, ये सबसे प्रमुख समस्या है कि लिखने में बोलने से अधिक समय लगता है, इसलिए बोल करके अपनी बात को बता देना और बोल दे। और ये भी देखा जाता है कि विद्यार्थी हमारे करते क्या है कि मैंने बोला, दूसरा हमारा साथी बता देगा। तो लेखन में रुचि की कमी, ये कुछ समस्याएं हैं जिनका कि समाधान भी बहुत जरूरी है, तभी हम अपने विद्यार्थियों में इस कौशल को विकसित कर सकते हैं। वर्तनी अभ्यास, प्रतिदिन 5-10 नए शब्दों की वर्तनी का अभ्यास कराना, चित्रों, शब्द खेलों और शब्द भंडार बढ़ाने वाले क्रियाकलापों का प्रयोग करना, व्याकरणिक संरचना पर ध्यान देना, व्याकरण के नियमों को लेखन अभ्यास में जोड़ना, उदाहरणों के साथ वाक्य बनवाना। प्रतिदिन अभ्यास कराना बहुत जरूरी होती, छोटी कक्षाओं में ये बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है और कहा भी जाता है कि प्रतिदिन बच्चा 5-5 नए शब्द को सीखेगा ना। तो विद्यालय में या हमारे अपने घरों में बच्चों के लिए नए नए शब्दों को खोजा जाना चाहिए और उसके लिखने का उनको अभ्यास कराया जाना चाहिए। खेल खेल के माध्यम से भी नए नए शब्दों से उनको परिचित कराया जाना चाहिए।
व्याकरणिक संरचना पर ध्यान देना, प्रारंभ की कक्षाओं से ही विद्यार्थियों पर वो व्याकरण में कितना ध्यान देते हैं, रुचि लेते हैं। अगर व्याकरणिक संरचना का उनको ज्ञान है, कर्ता क्रिया कहाँ पर लग रहा है, सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयोग हो रहा है, तो वो जब किस छोटे छोटे वाक्यों का भी निर्माण करेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि अत्यधिक जगह पर संज्ञा का प्रयोग ना करते हुए हम उसके स्थान पर सर्वनाम का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि हमारा वाक्य जो है वो अत्यधिक प्रभावशाली हो जाएगा। विचार अभिव्यक्ति का प्रशिक्षण, छोटे छोटे अनुच्छेद लेखन से शुरुआत पर धीरे धीरे निबंध, पत्र, संवाद आदि की ओर बढ़ना। पहले छोटे छोटे अनुच्छेद लिखने की शुरुआत करनी चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, फिर बड़े बड़े लेख लिखें, निबंध लिखें, पत्र लिखें या संवाद लेखन की भी बात हम लोग कर सकते हैं। विषयगत सामग्री उपलब्ध कराना, लेखन से पहले विषय पर चर्चा करना, चित्र दिखाना, कुछ वीडियो के क्लिप्स दिखा देना, इस पर जानकारी देना और तत्पश्चात फिर उस पर वो लेखन का कार्य करें। सृजनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करना चाहिए। कल्पना आधारित विषय जैसे अगर मैं पक्षी होता, चांद पर एक दिन, इस तरह के कुछ उनको शीर्षक दे देने चाहिए और जिस पर कि वो सोचें और उसके अनुसार शब्दों का चयन करें और उसको लिखित रूप से अभिव्यक्त करें। सुंदर हस्तलेखन के लिए अभ्यास, दैनिक रूप से सुलेख अभ्यास कराना, विशेषकर प्राथमिक स्तर पर। ये बहुत ही प्राथमिक स्तर पर अति आवश्यक है कि प्रतिदिन उनसे सुलेख का अभ्यास कराना चाहिए। श्रुतलेख की भी हम लोग बात कर सकते हैं। लेखक को रोचक बनाना, पोस्टर लेखन, विज्ञापन लेखन, लघु कथा लेखन, संवाद लेखन जैसे रचनात्मक कार्यों द्वारा लेखन में रुचि जगाना। कुछ बच्चों के अंदर बहुत सारी योग्यताएं होती हैं और लेखने की भी योग्यता होती है, लेकिन वो अपने को प्रदर्शित करना नहीं चाहते हैं। तो हमें एक शिक्षक होने के नाते विद्यालय में कुछ गतिविधियों को आयोजित करते रहना चाहिए और जो हमारे अपने विद्यार्थी हैं उनकी योग्यताओं को, उनकी रुचियों को पहचानते रहना चाहिए और तत्पश्चात समझ में आ जाएगा कि विद्यार्थी किस प्रकार के लेख लिखने में उसकी रुचि है। उसके अनुसार हम लोग पोस्टर लेखन, विज्ञापन लेखन, छोटी छोटी कथाओं का लेखन या जो प्रतिदिन विद्यालय में कुछ क्या घटना घटित हुई है, अच्छा क्या हुआ है, पर्यावरण से संबंधित इस प्रकार के लेख भी लिखवाने का अभ्यास करवा सकते हैं। और साथ ही साथ वो कुछ सप्ताह में एक दिन निर्धारित कर दें कि आपस में कुछ इस तरह की वो आपस में संवाद करें जो किसी हमारे शिक्षा से संबंधित किसी मुद्दे पर हो सकते हैं या हमारे समाज के किसी मुद्दे, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हो सकते हैं, उस पर वो संवाद स्थापित करें और उन संवादों को वो मौखिक रूप से ना हमें शिक्षक के सामने प्रस्तुत करें बल्कि उसको लिखित रूप में प्रस्तुत करें। समीक्षा एवं सुधार की प्रक्रिया, विद्यार्थियों से एक दूसरे के लेखन की समीक्षा करवाना, शिक्षकों द्वारा व्यक्तिगत प्रतिक्रिया देना। विद्यार्थियों द्वारा जो लेखन कार्य, ये कार्य जो है वो आपकी माध्यमिक या उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होगा, क्योंकि वहाँ पर विद्यार्थियों की जो उनकी समझ विकसित हो जाती है और वो किसी भी दूसरे के द्वारा जो लिखा गया है लेखबद्ध सामग्री है उसकी वो समीक्षा कर सकते हैं, उसमें कमियां और अच्छाइयों को बता सकते हैं, उसमें सुधार के लिए अपने विचारों को वो प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये भी इस तरह की गतिविधि हमें करानी चाहिए और तत्पश्चात शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से उस पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहिए। अतः निष्कर्ष में कह सकते हैं कि लेखन कौशल भाषा की वह दृश्यात्मक और स्थायी अभिव्यक्ति है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं, अनुभवों और ज्ञान को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करता है। यह न केवल संप्रेषण का एक माध्यम है बल्कि यह मानसिक एवं बौद्धिक विकास का भी आधार है। लेखन में भाषा की गहरी समझ, व्याकरणिक शुद्धता, शैलीगत सुंदरता और सृजनात्मकता का समावेश आवश्यक होता है। लेखन के प्रकारों में व्याख्यात्मक, कथात्मक, प्रेरक और वर्णनात्मक लेखन प्रमुख है, जिनका प्रयोग शिक्षण, साहित्य, पत्रकारिता और तकनीकी क्षेत्रों में होता है। ये न केवल विषय वस्तु को स्पष्ट करने में सहायक होते हैं बल्कि पाठक को विचारों की गहराई में ले जाने का माध्यम भी बनते हैं। लेखन कौशल जो है वो एक इस प्रकार का कौशल है कि लिखना अलग बात है, कुछ भी लिख दिया जिसका कि स्वयं भी हम अर्थ नहीं समझ रहे हैं और जो पढ़ने वाला है वो भी उसका अर्थ नहीं समझ रहा है। लेकिन लेखन कौशल
स्वयं की लिखी सामग्री को, उसके भाव को, उसके विचारों को स्वयं समझना, और जो पठन करता है वो भी उसी तरह के भाव और विचारों को समझे जिस भाव और विचारों से वो ली गई है। तो यहाँ पर उसी कौशल की बात हो रही है, और उसके लिए कुछ आवश्यक तत्वों को बताया गया है कि वो तत्व होंगे, व्याकरणिक संरचना की जानकारी होगी, और हस्त जो हमारा एक प्रमुख अंग है उसकी अगर वो सही है, उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं है, तो लिखने का कार्य शीघ्र किया जाएगा और उसमें किसी भी प्रकार का विलंब नहीं होगा और सुंदर लेख किया जाएगा। साहित्य पत्रकारिता की भी जानकारी होनी चाहिए। लेखन कौशल से संबंधित कई समस्याएं भी विद्यार्थियों में देखी जाती हैं, जैसे अशुद्ध वर्तनी, वाक्य संरचना में त्रुटियां, अभिव्यक्ति की अस्पष्टता, विषय वस्तु का अभाव, सृजनात्मकता में कमी और हस्तलेखन की समस्या। इन समस्याओं के समाधान हेतु भी नियमित अभ्यास की आवश्यकता है, व्याकरणिक जानकारी की आवश्यकता है, और विचार प्रकाशन की भी आवश्यकता है, उससे संबंधित गतिविधियों कराने की भी आवश्यकता है। इस प्रकार लेखन कौशल न केवल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है, बल्कि यह व्यक्ति की बौद्धिक परिपक्वता, सृजनात्मकता और सामाजिक संवाद की क्षमता का भी परिचायक है। इस प्रकार से इस व्याख्यान में हम लोगों ने लेखन कौशल पर विस्तार से चर्चा की है, और आपकी कोई भी जिज्ञासा हो तो उसको पूछ सकते हैं, उससे संबंधित आप प्रश्न कर सकते हैं।